हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास है जिसमें हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भारतीय चिंतन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। अपने चिंतन एवं दार्शनिक विचारों के आधार पर ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्वरूप उसकी विशेषताओं से स्पष्ट झलकता है। प्राचीन भारत में जो सामाजिक चिंतन किया गया था उसकी कुछ अपनी अलग विशेषताएं हैं जो कि उसे पाश्चात्य देशों के राजनीतिक चिंतन से अलग बनाती हैं। ये विशेषताएं उस समय के भारत की सामाजिक परिस्थितियों, आर्थिक प्रगतियों, राजनीतिक उथल-पुथल एवं बौद्धिक विकास के स्तर से प्रभावित थीं। हिंदू राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं का विकास अति प्राचीन काल से ही विविध सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। युगों के मूल्यों के अनुसार ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होते रहे हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विद्वान यह मानते हैं कि राजनीतिक दर्शन का आरंभ यूनान में हुआ था। उनका कहना था कि प्राचीन भारत राजनीतिक विचारों से अनभिज्ञ था, परंतु उनके ये विचार उनके अज्ञान पर आधारित हैं। जबकि सत्य तो यह है कि पश्चिमी सभ्यता के जन्म से भी शताब्दियों पहले भारत में उच्च कोटि की राजनीतिक संस्थाएं विद्यमान हुआ करती थीं। साथ ही अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत में राजनीतिक विचारों का विकास हो चुका था। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अगर आप कोई भी जो वेस्टर्न मीडिया है या वेस्टर्न थिंक टैंक है, तो आप उनके विचारों को देखें तो आप हमेशा पाएंगे कि वो हमेशा पश्चिमी बातों का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर जो है उसे दिखाते हैं। जैसे कि एक राजा था, आपने सुना होगा सिकंदर, वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहते हैं कि इसने सारी दुनिया को जीत लिया, जबकि उसने उस समय के अगर तुलना की जाए तो उसके बाद चंगेज़ खान ने, जो कि एक मंगोल शासक था, उसने अलेक्जेंडर की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा साम्राज्य कायम किया था। पूरा एशिया, पूरा यूरोप, जो भी वो जहाँ भी चाहता था सब कुछ जीत लिया था उसने, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है और अलेक्जेंडर बहुत ही महान है। तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा पश्चिमी विद्वानों के ही हिसाब से नहीं चलना चाहिए और ना ही बहुत ये सोचना चाहिए कि नहीं हम ही लोग विश्व गुरु हैं, हम ही लोग विश्व गुरु हैं। अच्छे एजुकेशन का मतलब यही होता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें। तब आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा इस तरीके से सोचिए, अपने दिमाग में खुद तर्क करने की क्षमता विकसित करिए। ये ही एजुकेशन से हमें सीख मिलती है। ठीक, तो आइए चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर ओम नागपाल के अनुसार प्लेटो और अरस्तु से शताब्दियों पहले ही भारत में राजनीति शास्त्र पर पर्याप्त लिखा जा चुका था। अरस्तु के समकालीन कौटिल्य के, जिसे व्यावहारिक राजनीति का पिता कहा जा सकता है, विचार इस बात के साक्षी हैं कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत कभी भी किसी से पीछे नहीं है। अगर आपको ना पता हो तो कौटिल्य चाणक्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त का ही एक नाम कौटिल्य भी था, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और ये जो है बहुत ही प्राचीन भारत का बहुत बड़े जो है राजनीतिज्ञ थे ये। तो अभी हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पर वापस। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसमें पहली विशेषता क्या है कि आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। भारत को एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है क्योंकि भारत का झुकाव प्रारंभ से ही आध्यात्मिकता की ओर रहा है। यहाँ के लोगों ने आत्मा और परमात्मा जैसे आदि भौतिक तत्वों पर जिस गहराई के साथ विचार किया है, उसका उदाहरण विश्व के किसी भी देश में प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि भारत को संसार का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। यहाँ जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो विचार किया गया, उसमें दृष्टिकोण हमेशा ही आध्यात्मिक रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय विचारकों ने जीवन की वास्तविकताओं के संबंध में कोई विचार नहीं है या कोई विचार इस संदर्भ में उन्होंने नहीं किया है अथवा उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। ये बात सही नहीं है। वास्तविक जीवन के प्रति उनमें पर्याप्त आकर्षण था, तथापि उनका मूल उद्देश्य आत्मा का विकास था। इस उद्देश्य की पूर्ति को ही उन्होंने अपनी समस्त संस्थाओं को
यहाँ तक कि जीवन को भी इसका आधार बनाया। राजा सर्वोपरि नहीं है, ये भी एक मतलब यहाँ की राजनीति का बहुत बड़ा सिस्टम था, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि बहुत जगह माना जाता है कि राजा ही भगवान है या भगवान का प्रतिनिधि है या भगवान का बेटा है, इस टाइप के विचार। लेकिन आप देखें कि भारतीय चिंतन में क्या कहा गया है कि राजा सर्वोपरि नहीं है, यानी सबसे ऊपर राजा का स्थान नहीं है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा के संबंध में विस्तार से विचार किया गया है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में राजा के पद को अत्यधिक ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। प्रायः सभी लेखों में राजपद को दैवीय माना और राजा में दैवीय गुणों का समावेश किया, लेकिन राजा सर्वोपरि नहीं हुआ करता था। सभी विचारकों और स्मृतियों ने राजा की उत्पत्ति, शक्तियां, दायित्व और उसकी स्थिति के संबंध में विचार किया है। प्रजा को राजाज्ञा मानने के संबंध में भी विचार किया है। राजाज्ञा का औचित्य और किस सीमा तक प्रजा को राजाज्ञा माननी चाहिए, यानी कि राजाज्ञा का औचित्य क्या है और किस हद तक प्रजा को जो है राजा की आज्ञा को मानना चाहिए, तथा कब राजाज्ञा को स्वीकार करने से मना करना चाहिए, यानी कि ये भी जो है ऑप्शन है कि किस परिस्थितियों में या कब जो है राजा की आज्ञा मानने को मना कर देना चाहिए। इन सभी प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। इसके अगला जो बात है, इसके बाद आता है कि राजनीतिक एवं धर्म का समन्वय। तो हमेशा ही धर्म और पॉलिटिक्स को जो है मिलाया गया। देखिए, एक वेस्टर्न फिलॉसफी ये है कि राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग अलग रहे। ये मतलब हम मॉडर्न लिबरल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं कि राजनीति और धर्म दो अलग चीज़ें हैं, उन्हें कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो महात्मा गांधी, जो कि भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी पॉलिटिक्स में राजनीति और धर्म को मिलाया। बल्कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि उनके अनुयायी थे बहुत बड़े, वो भी महात्मा गांधी की इस बात को पसंद नहीं करते थे। अक्सर इस बात पे वो उनसे नाराज़ भी हो जाते थे कि क्यों महात्मा गांधी ऐसा करते हैं कि वो राजनीति में धर्म को मिलाते हैं। लेकिन इसकी वजह यही है कि ये प्राचीन भारतीय परंपरा रही है कि राजनीति एवं धर्म का समन्वय। तो आइए देखते हैं, भारतीय प्रशासन परंपरा में धर्म और राजनीति का पारस्परिक संबंध समय समय पर बदलता रहा है। कभी धर्म राजनीति के अधीन, कभी राजनीति धर्म के अधीन रही है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण, पुराण तथा अन्य साहित्यिक ग्रंथों का धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टियों से महत्व निसंदेह है। राज्य को धर्म का प्रतिष्ठापक तथा मापदंड माना गया है। राजा के प्रति प्रजा की स्वामी भक्ति का आधार मुख्य रूप से धार्मिक था, और क्योंकि धर्म की व्याख्या करने वाला पुरोहित होता था, अतः उसकी शक्तियां अपरिमित थीं। सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। तो सामाजिक व्यवस्था का क्या प्रभाव है, देखते हैं। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का आधार होती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी इससे अछूत नहीं थी। प्राचीन भारत में जो सामाजिक व्यवस्था रही है, उसमें समय समय पर जो परिवर्तन आए, उसके अनुरूप ही वहाँ राजनीतिक व्यवस्था भी अपना स्वरूप बदलती रही। संपूर्ण समाज का विभाजन वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्णों में हो जाने के कारण राज्य का प्रमुख इस व्यवस्था की रक्षा करना था। यानी राज्य का जो भी प्रमुख था, उसका ये जिम्मेदारी हो जाती थी कि वो इस व्यवस्था की रक्षा करे और प्रत्येक व्यक्ति को उससे संबंधित वर्ग में बनाए रखना था। समाज में जब नए नए धर्म के उदय से अथवा विदेशी आक्रमणियों की आगमन से जब वर्ग भेद बढ़ गया, तो राज्य शक्ति पर क्षत्रियों का एकाधिकार समाप्त हुआ और राज्य का मुख्य कार्य इन वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करना बन गया। राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था है। इस विचार को आइए देखते हैं कि प्राचीन राजनीतिक विचारक इस बात का समर्थन करते थे कि राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी है। जीवन के तीनों लक्ष्यों धर्म, अर्थ और काम की राज्य के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि जब आपका राज्य होगा, आपका शासन होगा, तभी आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अगर आप पराधीन हैं, दूसरों के जो है उपकार पे जी रहे हैं, तो फिर आप इनमें से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो राज्य के बिना इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा सभी प्राचीन राजनीतिक विचारकों का मानना है। इस प्रकार से प्राचीन भारत में
व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारकों का पूर्ण अभाव हुआ करता था। अराजकतावादियों को मानना है राज्य अनावश्यक और अनुपयोगी संस्था है, यानी कि जो जो विचारक ऐसा मानते हैं कि कोई कंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई राज्य नहीं होना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सब अपने अपने पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए, तो ऐसे विचारकों को अराजकतावादी माना जाता है। और व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, यानी कि अगर आप व्यक्ति पर बहुत जोर देंगे, ऐसे विचारक जो व्यक्तिवादी होते हैं, तो उनका मानना होता है कि कोई राज्य नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, तो वो राज्य को बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, यानी कि एक बुराई तो है लेकिन वो आवश्यक है। इसके विपरीत प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्री का विस्तृत कार्यक्षेत्र मानते थे। तो जो प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्री थे वो जो है इसे आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार राज्य एक आवश्यक और उपयोगी संस्था है जो आज के लोक कल्याणकारी राज्य में बहुत साम्य रखता है। तो जो प्राचीन विचारक थे उनका मानना था कि राज्य न केवल आवश्यक है बल्कि उपयोगी है, और आधुनिक भारत का जो लोक कल्याणकारी राज्य का जो है सिस्टम है, इससे वो बहुत समानता रखता था। अच्छा, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप ट्रेन में बैठकर कहीं जाते हैं तो उस पर जो वास्तविक खर्चा आता है वो आपके टिकट के खर्च से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मान लीजिए कि कहीं 100 रुपये का टिकट लेके जाते हैं तो लगभग 200-300 रुपये वास्तविक खर्चा आता है आपकी यात्रा पे। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना से है, तो इसीलिए इतने सस्ते जो है दाम पर भी सरकार हमें यात्रा करवाती है। धीरे धीरे ये सिस्टम बदलता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी हद तक है। इसके अलावा आपने देखा होगा फ्री अनाज और तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि लोक कल्याणकारी राज्य के नियम के अनुसार ही हैं। तो आइए आगे देखते हैं। राजा के कर्तव्यों का विशद वर्णन, यानी राजा के क्या कर्तव्य हैं ये भी यहाँ पर बताया गया है। वैदिक काल से ही राजा को महत्व तो दिया गया है पर उसे देवत्व प्रदान नहीं किया गया है, यानी राजा महत्वपूर्ण है लेकिन वो भगवान नहीं है, वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। हिंदू राजनीतिक ग्रंथों में राजपद की योग्यता, महत्व तथा कार्यों का विशद वर्णन है। राजा को अपने दायित्वों का निर्वाह किस प्रकार से करना चाहिए और प्रजा पालन के लिए कौन से साधनों का प्रयोग करना चाहिए आदि बातों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक राजा का धर्म क्या है, उसे राजधर्म का अनुशीलन किस प्रकार से करना चाहिए, राजा को दुष्टों का दमन करने के लिए क्या करना चाहिए, पड़ोसी राज्यों से उसे किस तरह के संबंध विकसित करने चाहिए तथा दंड नीति का कब और किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, कूटनीतिक व्यवहार में अपनाने योग्य सावधानियां कौन सी हैं आदि, इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। दंड नीति का महत्व, दंड मतलब जैसे कोई भी जुल्म होता है, कोई भी गलत काम करते हैं अपराधी, तो उसे दंड देने की क्या नीति होनी चाहिए, तो इसे देखते हैं। भारतीय दार्शनिक मानवीय जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता को स्वीकार करते हैं कि यानी मनुष्य जो है वो बुरे कर्म करने की भी उसकी जो है नीयत होती है, इस बात को दार्शनिक स्वीकार करते हैं और इसी कारण उनके द्वारा दंड की शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यानी बुरा काम करोगे तो दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। देखिए इसके विपरीत क्या है कि जैसे एक मॉडर्न या आधुनिक धारणा ये है कि मृत्यु दंड का बहुत विरोध होता है कि मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मृत्यु दंड देते हैं तो फिर सरकार और ये जो बदमाश लोग हैं उनमें अंतर ही क्या है, सरकार गलत नहीं कर सकती, उसको किसी को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, ये एक विचार है। लेकिन प्राचीन भारतीय राजनीति में दंड के महत्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका नामकरण अनेक लेखकों ने दंड नीति के रूप में किया है, यानी कि दंड बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की नीति में। महाभारत व मनु के अनुसार दंड ही शासक है। ये दंड ही शासक है वाला आप क्या देख रहे हैं कि जो एक राजदंड होता था, तो दंड ही शासक है। दंड को धर्म कहा है क्योंकि यह हर व्यक्ति को उसकी मर्यादा में बनाए रखता है और दंड राज्य का आधार है। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये जो आप दंड बोल रहे हैं ना, तो अभी भारत में भी ऐसा हुआ है कि एक संगोल नाम का आपने देखा होगा कि एक राजदंड है
जिसको जिसको मतलब जो कि शासन का प्रतीक है। लेकिन वास्तव में अगर आप प्राचीन भारत में देखें तो ये सांगोल वाला सिस्टम या जो दंड वगैरह वाला, ये जो जिस दंड को कह रहे हैं, ये सिस्टम जो था ये केवल चोल वंश में ही था, जो कि दक्षिण भारत के राजा थे। नॉर्थ इंडिया में ये परंपरा कभी भी नहीं थी। और यहाँ पर दंड नीति मतलब यही कि गलत काम करने पर जो दंड मिलते हैं उससे संबंधित है। आइए आगे देखें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दंड नीति को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए अन्य सभी विधाओं को उसी के अंतर्गत मानता था। प्राचीन राजनीतिक दृष्टिकोण से दंड नीति को त्रिवर्ग विधा यानी कि धर्म, अर्थ एवं काम की संज्ञा दी है। दंड व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू न करने के दुष्परिणामों का वर्णन भी विशद रूप से भारतीय ग्रंथों में किया गया है। यानी कि अगर दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो उसके क्या दुष्परिणाम हैं, इसका भी वर्णन किया गया है। कौटिल्य के मतानुसार दंड नीति का न्यायोचित रूप से प्रयोग किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्य में अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। यानी कि अगर आपको दंड का डर ही नहीं होगा अपराधियों को, तो वो मनचाहा कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, कोई किसी को लूट ले रहा है, चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि दंड कुछ मिलना ही नहीं है। तो इसीलिए कौटिल्य ने कहा है कि अगर इसको जो है ईमानदारी से अगर इसको लागू नहीं किया जाएगा तो अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। धर्म सर्वोपरि है, यानी कि धर्म सबसे ऊपर है। इस चिंतन को देखते हैं कि भारतीय चिंतन की एक विशेषता यह है कि प्राचीन भारत में धर्म को सर्वोपरि माना जाता था, यानी धर्म सबसे ऊपर है। भारतीय चिंतन ने ना तो राजा को ईश्वर का अवतार माना और ना उसे स्वेच्छाचारी और निरंकुश माना, और ना उसे कानून का स्रोत माना, और ना उसे कानून का एकमेव व्याख्याकार माना है। भारतीय चिंतन में धर्म को सर्वोपरि माना गया है, यानी सबसे ऊपर धर्म है, राजा नहीं। राजा को धर्मानुसार ही आचरण करना अनिवार्य है, यानी राजा को धर्म के अनुसार ही चलना होगा। यदि राजा धर्मानुसार आचरण नहीं करता तो प्रजा को उसके विरोध में विद्रोह करने का पूरा अधिकार है। तो आप देख रहे हैं कि प्रजा को भी विद्रोह का अधिकार दिया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो ये देखिए, ये जो हमारा आधुनिक भारत है उसमें भी ये सिद्धांत, वो भी इस सिद्धांत का अनुसरण करता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष यह है कि इसमें राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था माना गया है, यानी कि जिसकी जिम्मेदारी है लोगों का कल्याण करना। राज्य को लोक कल्याण के अनेक कार्य सौंपे गए हैं, जैसे तालाबों और कुओं का निर्माण, मार्गों व सड़कों का निर्माण, यात्रियों की सुविधा हेतु धर्मशालाएं बनाई जाती थीं, राजा सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेता था, अकाल, बाढ़ आदि से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने का प्रावधान भी था। इस प्रकार प्राचीन भारत में राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित न होकर पर्याप्त विस्तृत था और इसमें जनता की भलाई के कार्यों की सूची बहुत लंबी थी। राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग हैं। तो आइए देखते हैं। यह भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता तथा विश्व को प्रमुख देन है कि हिंदू राज्यशास्त्रवेत्ताओं ने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से अलग नहीं किया। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास धर्म के अंग के रूप में हुआ। राजा और शासक का प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा गया और शत्रु से भी धर्म युद्ध करने का निर्देश दिया गया। यानी कि अगर शत्रु से युद्ध भी करना है तो वो भी धर्म के अनुसार करना है, बेईमानी और उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है। इसी कारण प्राचीन भारत की राजनीति में नैतिकता का समावेश रहा और राजशास्त्र को नीति शास्त्र कहकर पुकारा गया। धर्म का रक्षण राज्य का प्रमुख दायित्व था। धर्म और राजनीतिक विचार एक दूसरे से गुथे हुए हैं। राजशक्ति पर अंकुश का कारगर तरीका क्या है, यह भी बताया गया कि किस तरीके से जो राजा की या राज की जो शक्ति है उसे कैसे जो है नियंत्रित किया जा सके। तो राजशक्ति पर अंकुश लगाने के संबंध में कारगर तरीका क्या हो सकता है, यह प्रश्न उस समय अधिक महत्व का हो जाता है जब राजा आतताई और निरंकुश प्रवृत्ति का हो। साधारणतः ऐसी स्थिति में धर्म पालन के ऊपर जोर देने के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवस्था जिसे वैधानिक बाध्यता की शक्ति प्राप्त हो प्राचीन समय में नहीं मिलती है। परंतु प्राचीन काल धर्मभीरु और लौकिक तथा पारलौकिक विचारों से प्रभावित काल था। अच्छे कर्मों का अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, यह विश्वास भारतीय जीवन में बहुत अधिक गहरा था। इसलिए ऐसे समय में जो बदमाश टाइप के भी राजा होते थे
वो भी इस डर से कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, तो वो ज़्यादा बुरे काम नहीं कर पाते थे। स्वर्ग नरक का भय राजा सहित समस्त व्यक्तियों के जीवन, सांसारिक जीवन के व्यवहारों को नियंत्रित करता था। निरंकुश और अतताई शासक के कार्यों को मर्यादित करने के लिए और धर्मानुसार आचरण करने हेतु उसे प्रवृत्त करने के लिए इस भय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। विचारों की अपेक्षा संस्थाओं को अधिक महत्व दिया जाता था। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का महत्व, संगठन तथा कार्य आदि का विशद रूप से वर्णन किया गया है। इनमें राजनीतिक मान्यताओं तथा सिद्धांतों का केवल प्रासंगिक रूप से वर्णन किया गया है। समस्त अध्ययन का केंद्र बिंदु मूल रूप से राजनीतिक संगठनों तथा उनके कार्यों को बनाया गया है। और इसके बाद है प्रजा को विद्रोह का अधिकार। ये आपको पहले भी बताया था कि जब राजा कैसा आचरण करे तो प्रजा को विद्रोह का अधिकार होता है। तो आइए देखते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रजा को अधिकार दिया गया है कि वह आतताई राजा से छुटकारा पाने के लिए राजा को यह चेतावनी दे कि वह अपना व्यवहार बदले, और यदि वह अपना व्यवहार नहीं बदलता तो उसे राज्य से बाहर चले जाने की चेतावनी भी दे। सहज विचार तो यह है कि ऐसा करने से राजा संभल जाएगा और उसके आचरण में सकारात्मक बदलाव आएगा। पर यदि चेतावनी के बाद भी राजा का आचरण नहीं बदलता है तो शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि राजा इतने पर भी ना सुधरे तो उसे गद्दी से उतार देना चाहिए और राज परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को राज की गद्दी पर बिठा देना चाहिए। महाभारत तो कोई मार्ग न निकलने पर राजा के वध की भी अनुमति देता है। यानी महाभारत के अनुसार यदि कोई रास्ता ना हो और कुछ भी ना बचे और राजा बहुत ही निरंकुश हो, जनता पर बहुत अत्याचार कर रहा हो, तो उसका वध करना भी गलत नहीं है। जैसे कि जरासंध का वध किया गया था महाभारत में, तो ये भी एक सही तरीका है। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, और उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आप और किस टॉपिक या और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट क्रिएट कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।